नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है नई समीक्षा। ये नई समीक्षा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या प्रवृत्तियाँ रही है और इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, इन सबको आज इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं नई समीक्षा के बारे में। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा या कह सकते हैं न्यू क्रिटिसिज्म है। 20वीं शताब्दी का जो सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक जो आंदोलन था उसका नाम क्या था? नई समीक्षा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यू क्रिटिसिज्म। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में परंपरागत कला मूल्यों, साहित्यिक अभिरुचि, कविता, काव्य भाषा संबंधी धारणा में मौलिक परिवर्तन हुआ। 20वीं जो शताब्दी थी उसके पहले चरण में परंपरागत कला मूल्यों और जो साहित्यिक अभिरुचि की जो कविता थी और काव्य भाषा से संबंधित जो धारणा थी उनमें क्या हुआ? मौलिक परिवर्तन आया। इस आलोचनात्मक आंदोलन का उद्भव आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। नई समीक्षा जो थी उस नई समीक्षा का आंदोलन का उद्भव कहाँ से हुआ? आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में जब आलोचक की दृष्टि काव्य कृति की अपेक्षा कृतिकार पर अधिकाधिक केंद्रित होने लगी, तब इस रोमांटिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटने लगा। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में आलोचक की जो दृष्टि थी वो कृति पर, रचना पर कम थी और कृतिकार पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित थी। तो इस रोमांटिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटा और वहाँ ऐसे विद्रोही आलोचकों का ऐसा वर्ग उठ खड़ा हुआ जिसने कृतिकार का निषेध कर अपनी समीक्षा का केंद्र कलाकृति या रचना को बनाने का आग्रह किया। इस वर्ग के आलोचकों के मतानुसार समीक्षा की सार्थकता कृति के केंद्र के अवलोकन में ही निहित है। जब आलोचक की दृष्टि कृति की अपेक्षा कृतिकार पर ज़्यादा थी, रचनाकार पर ज़्यादा थी, तो उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ और इस विद्रोही आलोचकों का ऐसा वर्ग सामने आया जिसने कृतिकार का तो क्या कर दिया, रचनाकार का तो निषेध कर दिया और अपनी समीक्षा का केंद्र किसको बनाया? कलाकृति या रचना को बनाया। आगे देखेंगे नई समीक्षा की शुरुआत कैसे हुई। पश्चिम में रचना या कृति की इस समीक्षा पद्धति को नई समीक्षा नाम दिया गया। कहाँ पे दिया गया? नई समीक्षा नाम पश्चिम में। इस शब्दबंध का प्रयोग सर्वप्रथम कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर J.E. स्पिनगार्न ने 1911 ईस्वी में द न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक अपने लेख में किया। नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्पिनगार्न ने 1911 में और अपनी रचना न्यू क्रिटिसिज्म में किया। स्पिनगार्न के अनुसार नई समीक्षा को कलाकृति के प्रतिपाद्य विषय तक ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों के पचड़े में क्या लाभ? अभिप्राय यह है कि स्वयं स्पिनगार्न कलाकृति को ऐतिहासिक अध्ययन के दबाव और सामाजिक विज्ञानों से मुक्त रखने के पक्षधर रहे थे। तो ऐसे में जो नई समीक्षा थी, नई समीक्षा को एक पद्धति विशेष के रूप में अपनाने की शुरुआत जॉन क्रो रैनसम की पुस्तक से होती है। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात T.S. एलियट और I.A. रिचर्ड से माना जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात कहाँ से, किस रचनाकार से माना जाता है? T.S. एलियट और I.A. रिचर्ड से माना जाता है। नई समीक्षा ने उस स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध बगावत की जो कृतिकार के
को केंद्र में रखकर भावावेश के सहज उच्छलन को महत्व देता था। नई समीक्षा का उद्भव और विकास दो विश्वविद्यालयों की द्वंद्वात्मक चेतना के बीच हुआ। अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव नई समीक्षा पर पड़ा। नई समीक्षा पर किस विचारधारा का प्रभाव पड़ा? अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। अस्तित्ववादी विचारधारा के समान ही नई समीक्षा यह मानती है कि कविता या नाटक कलाकृति है, मात्र भाव या विचार नहीं है। अस्तित्ववादी विचारधारा भी क्या मानती थी कि कविता या नाटक कलाकृति है, इसको आप मात्र भाव या विचार नहीं कह सकते हैं। तो उसी अस्तित्ववादी विचारधारा के समान नई समीक्षा भी यह मानती है। अस्तित्ववाद के अनुसार जीवन का अस्तित्व वर्तमान में ही है। इसी सूत्र को पकड़कर नई समीक्षा सभी पुरानी ऐतिहासिक समीक्षा पद्धतियों का निषेध करती है। अब आगे देखेंगे नई समीक्षा के प्रमुख समीक्षक। 20वीं शताब्दी के चौथे 5वें दशकों में इलियट से परंपरा की दृष्टि और रिचर्ड्स से कृति के पाठ विश्लेषण का गंभीर अध्यापन दृष्टि लेकर इंग्लैंड और अमेरिका में जो महत्वपूर्ण नए समीक्षक उभरकर जो हमारे सामने आए हैं उनको आज देखेंगे इसमें नई समीक्षा में। और जिनमें पहला नया समीक्षक है जॉन क्रो रैनसम। इनका जो समय काल माना जाता है वो 1888 से 1974 ईस्वी माना जाता है। नई समीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम जॉन क्रो रैनसम है। नई समीक्षा का नामकरण इनकी पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म के शीर्षक की स्वीकृति से हुआ। नई समीक्षा का नामकरण जो जॉन क्रो रैनसम की पुस्तक है न्यू क्रिटिसिज्म, इसके शीर्षक से माना जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म में उन्होंने कहा कि कविता की रूप रचना में शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण होता है। जॉन क्रो रैनसम क्या मानते हैं कि कविता की रूप रचना में शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण होता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है और अर्थ विधान विचारात्मक। इन दोनों का तनाव ही काव्य भाषा को अपेक्षित भंगिमा प्रदान करता है। दूसरा जो समीक्षक है वो है केनेथ बर्क। इनका जो समय काल है वो 1897 माना जाता है। केनेथ बर्क नई समीक्षा में अपनी विशिष्ट आलोचनात्मक कृतियों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी पूरी आलोचना दृष्टि का आधार यह है कि कविता एक प्रतीक व्यापार है तथा कविता पर इसी रूप में कविता पर विचार होना चाहिए। बर्क की रुचि सिर्फ कविता में है, वे कवि के विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहते। बर्क के साथ कठिनाई यह है कि वे मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, भाषाशास्त्र का समाहार कर कविता के विवेचन को उलझा देते हैं। तीसरा जो नया समीक्षक है वो है F.R. लीविस। इनका समय काल 1895 से 1978 माना जाता है। फ्रैंक रेमंड लीविस का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उनकी पाठालोचन पद्धति पर इलियट और रिचर्ड्स का गहरा प्रभाव है। F.R. लीविस की पाठालोचन पद्धति पर किसका प्रभाव है? इलियट और रिचर्ड्स का गहरा प्रभाव है। रिवैल्यूएशन में लीविस ने इलियट की भांति उस सांस्कृतिक परंपरा को स्थापित किया जिसका आरंभ 17वीं शताब्दी में होता है। लीविस ने साफ कहा कि कवि जीवित ही परंपरा में रहते हैं और परंपरा उनमें जीवित रहती है। F.R. लीविस का क्या मानना था? वो भी इलियट की तरह ही ये मानते थे कि सांस्कृतिक जो परंपरा है उसमें कवि जीवित ही परंपरा में रहते हैं और परंपरा उनमें जीवित रहती है। ऐसा किसका मानना था? F.R. लीविस का। अगला जो अपना समीक्षक है वो है एलन टैट। इनका जो समय काल है वो 1899 से
1079 माना जाता है। रैनसम के प्रतिभाशाली शिष्य एलन टेट कवि आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। एलन टेट पर टी.एस. इलियट का प्रभाव है। वे विचार और बिंब के सामंजस्य को मानते हैं। विचार और बिंब के सामंजस्य को कौन मानते हैं? एलन टेट। और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की इस दृष्टि से सराहना करते हैं। परंपरा निर्वैयक्तिकता को इलियटीय संदर्भ में ग्रहण करते हैं और कृति को एक अखंड इकाई मानकर उसके मूल्यांकन के पक्षधर हैं। एलन टेट जो हैं वो परंपरा निर्वैयक्तिकता को इलियट के संदर्भ में ग्रहण करते हैं और कृति को एक अखंड इकाई मानकर उसके मूल्यांकन के पक्षधर हैं। अगला जो समीक्षक है वो है रिचर्ड पामर ब्लैकमर। इन्होंने भाषा पर सूक्ष्म गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। भाषा पर सूक्ष्म गहन अध्ययन किसने प्रस्तुत किया? रिचर्ड पामर ब्लैकमर ने। इनकी भाषिक विश्लेषण से भंगिमा सिद्धांत का जन्म हुआ। भंगिमा सिद्धांत का जन्म किससे हुआ है? रिचर्ड पामर ब्लैकमर के भाषिक विश्लेषण से हुआ है। इनके अनुसार कविता को एक अखंड तर्क संगत रचना विधान से मुक्त कर एक ऐसी इकाई होना चाहिए कि उसके सभी घटक मिलकर एक जान पड़े। अगला समीक्षक है क्लिंथ ब्रूक्स। इनका समयकाल 1906 है। इन्होंने कविता में अन्विति और सामंजस्य का महत्व बताते हुए कहा कि कविता की संरचना में अनेकार्थता, विरोधाभास, जटिलता और वक्रता का समावेश हो तो क्या कहना। ब्रूक्स ने रूप विधान के लिए ही संरचना शब्द का प्रयोग किया। ब्रूक्स ने किसके लिए? रूप विधान के लिए ही संरचना शब्द का प्रयोग किया और कहा कि समग्र सौंदर्य हरे भरे पौधे की तरह होता है, कृत्रिम गुलदस्ते की तरह नहीं। उसकी इस धारणा ने बहुत आदर पाया। ब्रूक्स का विरोधाभास का सिद्धांत भारतीय काव्य सिद्धांत वक्रोक्ति सिद्धांत से बहुत समानता रखता है। भारतीय काव्य सिद्धांत वक्रोक्ति सिद्धांत से समानता कौन सा सिद्धांत रखता है? ब्रूक्स का विरोधाभास का सिद्धांत रखता है। अब आगे देखेंगे कि नए समीक्षकों के आलोचनात्मक अध्ययन से प्राप्त सार। नए आलोचकों के इस विवरण से स्पष्ट है कि नई समीक्षा के इन आलोचकों में अनेक भिन्नताओं के बावजूद भी कुछ समानताएं हैं। ये सभी समीक्षक, जो सभी नए समीक्षक हैं, वो ऐतिहासिक आलोचना पद्धतियों को अस्वीकार करते हैं, यानी ये ऐतिहासिक आलोचना पद्धतियों को स्वीकार नहीं करते हैं और कलाकृति की अखंडता पर सभी का आग्रह। सभी कविता की अपनी तरीके से समीक्षा करते हैं, पर ये किसी वाद, गुट, संप्रदाय या विचारधारा विशेष का समर्थन नहीं करते। प्रभाववादी तथा रोमानी आलोचना पर सभी का प्रहार, सभी जो समीक्षक है वो प्रहार करते हैं। इन सभी पर अस्तित्ववादी चिंतन का गहरा प्रभाव है। जितने भी नए समीक्षक हैं उन सभी पर अस्तित्ववादी चिंतन का गहरा प्रभाव है। अब नई समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिनमें पहली है कि कविता या कलाकृति को अखंडता में देखने का प्रबल आग्रह। जो नए समीक्षक थे उन नए समीक्षकों ने अपने पहले की आलोचना प्रवृत्ति को देखा तो उन्हें यह समझ में आ गया कि सामान्य परिपाटी कलाकृति के भावपक्ष और कला पक्ष को अलग करके देखने की रही है। इस पुरानी प्रवृत्ति को उन्होंने विरोध कर कलाकृति को एक रूप में देखने पर बल दिया। दूसरा है काव्य में परंपरा के प्रति लगाव। अब काव्य में परंपरा के प्रति लगाव, परंपरा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो टी.एस. इलियट माने जाते हैं और इसको हम पिछले वीडियो में इलियट का परंपरा की अवधारणा में पढ़ भी चुके हैं।
इलियट ने काव्य में परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। इलियट ने अपने रचना निर्माण में परंपरा के प्रति हम समर्पित रहे। उन्होंने प्रयोग और परंपरा की इस ढंग से प्रतिष्ठा की है कि सभी नए समीक्षक इलियट के प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट करते हैं। परंपरा में अतीत की वर्तमानता होती है। अगला है काव्य भाषा की सृजनात्मकता और विश्लेषण। काव्य भाषा विषय चिंतन की शुरुआत सबसे पहले पश्चिमी अरस्तु से ही हो गई थी, लेकिन नए जो समीक्षक हैं उन नए समीक्षकों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले पहल की। नए समीक्षक ये मानते हैं कि कविता एक विशिष्ट भाषिक संरचना है, वो एक शाब्दिक निर्मिति है। अगला है कविता और विज्ञान की पृथकता पर दृष्टिकोण। 20वीं शताब्दी में पुराने दुनिया और में विश्वास और जो मिथक थे वो विज्ञान की धारा में बह गए और 2 विश्व युद्धों में विज्ञान ने अपनी विनाशकारी शक्ति से मानवता को हरा दिया। अब जो नए समीक्षक थे वो कविता कला के प्रति सजग हो गए और इन सभी ने विज्ञान और कला के बीच भेद को स्पष्ट किया। सर्जक और आलोचक की बेजोड़ मिसाल। नई समीक्षा के ज़्यादातर जो आलोचक थे वो सर्जना करने वाले रहे हैं और टी.एस. इलियट अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा से एक नए युग को जन्म देते हैं। आलोचना में विद्वता को गौरवान्वित करने का विचार। जो नए समीक्षक थे वो इस बात पर एकमत रहे हैं कि आलोचक के लिए अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए आलोचक को, क्योंकि आलोचक जो है वो उसके लिए ज्ञान जो है बोझ नहीं होना चाहिए आलोचक के लिए, बल्कि एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। अगला है ऐतिहासिक समीक्षा का विरोध। नए समीक्षकों ने ऐतिहासिक आलोचना का विरोध किया, क्योंकि ऐतिहासिक आलोचना की जो कृतियाँ युग परिवेश, रचना काल की विचारधारा आदि को जरूरी मानते थे, परंतु नए समीक्षक इन सब से मुक्त रहना चाहते थे। वे केवल कृति को ही केंद्र में रखते थे। तो इस तरह ये थी नई समीक्षा की प्रवृत्तियाँ। और आगे देखेंगे नई समीक्षा की अब जो सीमाएं क्या क्या रही है उनको भी देखेंगे, जिनमें पहला है कि सबसे बड़ी सीमा, नई समीक्षा की जो सबसे बड़ी सीमा है इस समीक्षा पद्धति की यही रही है कि वह समग्र साहित्य को अपने विवेचन क्षेत्र में आत्मसात कर आगे नहीं बढ़ सके। दूसरी है, नए समीक्षकों ने कृतियों का चयन 20वीं शताब्दी से किया, इसलिए वे आधुनिक कविता पर विचार नहीं कर सके। अगला है, इस समीक्षा पद्धति मूल्यांकन को एकदम नकार कर आगे बढ़ी। जो नई समीक्षा पद्धति थी वो मूल्यांकन को नकार कर आगे बढ़ी। तो मूल्यांकन के अभाव में इसे समीक्षा कहना ही हमें कठिन लगता है। फिर है, यह लघु व लंबी कविताओं के लिए उपयुक्त है, लेकिन काव्य की अन्य प्रबंध विधाओं के लिए असमर्थ है। तो इस तरह से नई समीक्षा को लेकर कुछ सीमाएं भी रही है। अब जानेंगे नई समीक्षा की उपलब्धियां, जिनमें पहला है, नई समीक्षा ने पाठक का ध्यान कृति पर केंद्रित किया। पहले के जो आलोचक थे वो कृतिकार पर ज़्यादा ध्यान देते थे, कृति पर कम ध्यान देते थे, लेकिन जो नए समीक्षक हुए उन्होंने पाठक का जो ध्यान है वो कृति पर ज़्यादा केंद्रित किया। दूसरा है, रोमानी परंपरा के विपरीत एक नवीन काव्य अभिरुचि का पोषण किया। रोमांटिक कवियों पर उन्होंने एक नवीन काव्य अभिरुचि को
बढ़ावा दिया है। ऐतिहासिक आलोचना में कृतिकार को महत्व दिया गया, इस प्रवृत्ति पर रोक लगी। ऐतिहासिक जो आलोचना थी उसमें कृतिकार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो नए समीक्षकों ने पाठकों का ध्यान कृति पर केंद्रित किया और इस प्रवृत्ति पर जो कृतिकार को महत्व देते थे उन पर रोक लग गई। विज्ञान की मार से व्याकुल मानव को काव्य की मानवीयता का ध्यान दिलाया। विश्व युद्ध की बात चल रही थी, तब विज्ञान की वजह से मानवता का जो नुकसान हुआ उसको काव्य के माध्यम से मानवीयता की ओर ध्यान दिलाया गया। साहित्येतर मूल्यों के आक्रमण से काव्य की रक्षा कर उनकी स्वतंत्र सत्ता को प्रतिष्ठित किया गया। नए समीक्षक जो थे उन्होंने साहित्येतर मूल्यों के आक्रमण से काव्य की रक्षा की और उनकी स्वतंत्र सत्ता को प्रतिष्ठित किया। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा नई समीक्षा के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि ये मेरा जो नई समीक्षा टॉपिक है इसकी जो उपलब्धियाँ, प्रवृत्तियाँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरा द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे से समझ में आते हैं, आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।